ओके ना, तो अब ये देख लें जरा सवाल कौन सा वाला, कंबर एंटरप्राइज वाला। अच्छा, सवाल क्या है भाई, फर्नीचर की कॉस्ट दी हुई है, व्हीकल की कॉस्ट दी हुई है, इन्वेंट्री कॉस्ट दी हुई है, इन सब पे लिखा है पेरी जनवरी, इसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, ऑफिस एंड सेल सप्लाईज दी हुई है, मतलब ऑफिस स्टेशनरी। ऑफिस स्टेशनरी को हम एक्सपेंस मानते हैं, अगर इसको क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो उसको छोड़कर हम बाकी को क्या करेंगे, एसेट मान लेंगे, मतलब उसको एसेट मानेंगे, बाकी को एक्सपेंस मानेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, परचेजेस, रिटर्न्स आ रहे हैं कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे किसका रिटर्न होगा, सेल्स का। क्रेडिट साइड पे किसका रिटर्न होगा, परचेजेस का। तो रिटर्न्स लिखा हुआ है, मेंशन नहीं सर कौन सा, लेकिन अंडरस्टूड बात है, डेबिट पे सेल रिटर्न आता है। सैलरीज एंड कमीशन, रेंट एंड इंश्योरेंस, यूटिलिटीज एंड रिपेयर्स, गुड्स विथड्रॉन यानी ड्रॉइंग्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स का बैलेंस किस साइड दे दिया, क्या होता है आमतौर पर, क्रेडिट साइड, परेशान करने वाली। हाँ हाँ, तो प्रोविजन का बैलेंस उलट दिया, उलट, पर जहां दिया वहां का अकाउंट ओपन कर लो, टेंशन ना लो, बस सोचो ही मत, पेपर में ज्यादा सोचना क्या होता है। अच्छा दिया ना डेबिट पे, एग्जामिनर की मर्जी, करने दो। आमतौर पे क्या होता है, एबनॉर्मल बात करें, आप सोचो नहीं, एबनॉर्मल रखा तो आप भी एबनॉर्मल रख दो। अक्यूमुलेट डेप्शन कब की दी हुई है, साल के स्टार्ट, यानी इसका मतलब इस साल अभी डेप्शन की एडजस्टमेंट बनेगी, जो पिछले क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और ये बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस में क्या होंगे, पहले कन्वर्ट होंगे, फिर इन एसेट्स की कॉस्ट से क्या होंगे, लेस होंगे, फिर क्या आएगी, डब्ल्यूडी। कैपिटल साल के स्टार्ट वाला, बैंक लोन कब लिया, 1 अप्रैल 2018 को। हम कहाँ खड़े हैं, तो इस लोन को लिए हुए कितना वक्त हुआ है, 9 महीने। तो इस लोन पर ज्यादा में ज्यादा 9 महीने का इंटरेस्ट क्या हुआ है, ड्यू हुआ है। ट्रेड पेएबल्स, सेल्स और अदर इनकम। इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2018 वैल्यूड कितनी बेटा, 3,860,000, ठीक है ना। ऑफिस एंड सेल सप्लाईज कॉस्टिंग, यानी मतलब उसका भी स्टॉक दे दिया, आर स्टिल अनयूज्ड। However, 30% of these supplies are not usable due to duration quality। तो क्या करें, इसका निकालें कितना, 70%, उसको क्या मान लें आप, एसिड मान लें, 90 का 70%, 63 हमसे क्या बना, अब देख हम एडजस्टमेंट बना लो, ठीक, एडजस्टमेंट पास कर। कंबर इंटरप्राइज, कंबर इंटरप्राइज, एंट्री, एडजस्टमेंट नंबर 1, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री डेबिट बतौर एसेट 3,860 से, आवाज नहीं आ रही बेटा, ठीक है। परचेज क्रेडिट 3,860 से। फिर इन्वेंट्री ऑफ ऑफिस सप्लाईज, एसेट बना दिया इसको, डेबिट, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज का जो एक्सपेंस डेबिट हुआ ना, उसमें से आप इतने बैलेंस को एक्सपेंस बनने ना दो। तो 90 का बैलेंस है वैसे, लेकिन उसमें से जब 30% एक्सपायर हो चुकी है तो वो भी हमारे लिए एसेट नहीं है। 90 का कितना, 70%, 63। उसके बाद ये है सेकंड एडजस्टमेंट, रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड 75,000 पेड फॉर फोटोकॉपी मशीन, यानी रेंट और इंश्योरेंस में 75,000 फोटोकॉपी मशीन के लिए। द मशीन was obtained on 1 नवंबर 2018, हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर, नवंबर और दिसंबर, एट अ फिक्स रेंट ऑफ ₹75,000 पर क्वार्टर। इसका मतलब रेंट एंड इंश्योरेंस के अंदर 75,000 रुपीज रेंट शामिल है, किसका, फोटोकॉपी मशीन का। आवाज नहीं आ रही, ठीक है।
तो 70,000 कितने मंथ्स का रेंट है? 3 मंथ का। तो नवंबर और दिसंबर क्या हुआ? एक्सपायर हुआ। आपने रेंट एंड इंश्योरेंस में पूरे 3 महीने के बैलेंस को कर दिया, एक्सपेंस मान लिया। तो आप क्या करें? तो अनंत कैसे पे किया यार? प्रीपेमेंट मानेंगे ना, अनंत तो रिसीव करने वाले के लिए होता है। क्या हो गया? रेंट रिसीव कर रहे हो, पे कर रहे हो? पे करने के हिसाब से एडवांस वाला क्या कहलाएगा? प्रीपेमेंट कहलाएगा। ऐसी बुनियादी मिस्टेक करोगे तो आप मतलब 75,000 के हैं पूरे एक्सपेंस बने में। तो 75 में तो 50,000 तो एक्सपेंस ही, उसको रेंट एंड इंश्योरेंस में क्या कर दो? छोड़ दो। बाकी 25,000 को क्या कर दो? प्रीपेमेंट मान लो। प्रीपेमेंट डेबिट 25,000 से, ठीक है। और रेंट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट 25,000 से। कैसे आया 25,000? 75,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब उसके बाद लेकिन मसला ये है कि हमें उसको पेमेंट जो करनी है ना, वो 40 पैसे के हिसाब से और करनी है। कहता है जनाब एन एडिशनल 0.4 फॉर ईच कॉपी, ठीक है। 40,000 कॉपीज हैव बीन मेड बाय QE अप टू 31 दिसंबर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40,000 कॉपीज उसने की हैं, बनाई है, तो उसका मतलब ये हुआ 40,000 कॉपीज की वैल्यू निकालें आप 0.4 के हिसाब से। कितना बना आंसर? 16,000 से आप क्या करो? रेंट एंड इंश्योरेंस को डेबिट कर दो, बहुत और एक्सपेंस। और 16,000 को आप क्या कर दो? पेएबल, अक्रूड एक्सपेंस। ठीक है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस अक्रूड एक्सपेंस को, क्योंकि आप आपके उसकी तरफ कितने पैसे निकलते हैं? 25,000, और आपने उसको कितने पे करने? 16,000। तो आप चाहें तो 16,000 को 25,000 से एडजस्ट करवा के प्रीपेमेंट का बैलेंस कितना दिखाएं? 9,000। समझे बात है? क्योंकि इतने पैसे आपके उसकी तरफ निकलते हैं और आपने इतने देने हैं। नेट आपके जिम्मे कितनी, नेट आपके पैसे कितने निकलते हैं? 9,000। तो आप इन दोनों को भी नेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद QE receive 5% discount on list price of goods purchased for cash which was credited to other income. List price of such purchase was rupees। तो आपको डिस्काउंट मिला, कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस पे नहीं, किसी भी चीज की कीमत बताते हुए डिस्काउंट ऑफर किया जाए वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। और हम जो बुक्स में चीज रिकॉर्ड करेंगे वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर 2500 का 5% निकालने के आंसर बनता है। तो अब ये डिस्काउंट परचेज से बिलोंग करता है जो हमें मिला है, तो इसको हमने अगर, हालांकि इसको परचेज की कॉस्ट से क्या होना चाहिए? एडजस्ट होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? इसको अदर इनकम से खत्म करना चाहिए। अदर इनकम क्या कर दिया आपने? डेबिट कर दी। परचेज क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया। 2500 का 5%। क्या आंसर आया बेटा? 125। परचेज पे आ गई दो एडजस्टमेंट बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा। परचेज पे आ गई दो एडजस्टमेंट, तीसरी भी है, पता ही नहीं है, बताइए, नहीं बताइए। कॉस्ट ऑफ नहीं, वो गुड्स विड्रॉन है ना, तो वो ड्राइंग, वो इसका सिर्फ परचेज पे आ गया होगा, ड्राइंग्स डेबिट होंगी, ड्राइंग्स गुड्स विड्रॉन के बाद। अच्छा, उसके बाद क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑफिस रिपेयर्स अमाउंटिंग रुपीज 80 पेड बाय द ओनर फ्रॉम पर्सनल कैश। यानी ऑफिस रिपेयर्स का 85,000 का पेमेंट ओनर ने कर दिया जिसकी कोई एंट्री अब तक नहीं बनी, तो उसकी एंट्री क्या? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डेबिट
ड्राइंग नहीं ना, ऑनर ने पे किया है बिजनेस के लिए। हाँ, रिपेयर्स। अच्छा, अगर ऑनर के घर के लिए पे होता बिजनेस की तरह, तो ड्राइंग होता। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट, ठीक है जी, कैपिटल क्रेडिट। कितने से? 85 से। तो अब कैपिटल के ऊपर भी एक इफेक्ट आ गया। उसके बाद ऑन 1 नवंबर व्हीकल, तो ये मैं सारे इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि व्हीकल के डिस्ट्रॉय होने की एंट्री, डिस्पोजल वगैरह आपके उसमें नहीं। बाकी चीजें हैं डेप्रिसिएशन, तो वो आप टैकल कर लेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेन मेन चीजें जो एग्जामिनर आपको दे सकता है वो कर लें। सेल्स इंक्लूड रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर थ्रू वर्ड डिस्पैच ऑन, एंट्री बनी 3,35,000 से कैश या बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो, लेकिन अब तक से आपने गुड्स को डिलीवर नहीं की, तो इसका मतलब गुड डिलीवर नहीं किए और उसको अपना रेवेन्यू मान लिया। गुड्स तो आपके पास है और रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा नहीं है। तो क्या करें आप, सेल्स को डेबिट करके लाइबिलिटी या अनअर्न्ड इनकम क्या करें, या एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। तो इसकी एंट्री क्या होगी? नंबर 5, सेल्स डेबिट कितने से? 335 से। एडवांस क्रेडिट 335। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स Salman balance of rupees. It has been decided to set off 100,000 payable by QE to Salman. ये वही वाला मामला है, यानी सलमान से आपने 3,70,000 लेने हैं जो कि आपके ट्रेड रिसीवेबल में शामिल है, और उसको ₹1,00,000 देने हैं जो कि ट्रेड पेएबल में शामिल है। तो क्या करें, अपने रिसीवेबल के अगेंस्ट अपनी लायबिलिटी को एडजस्ट करवा दे, यानी ₹1,00,000 से लायबिलिटी डेबिट करके ₹1,00,000 से रिसीवेबल क्या कर दे, क्रेडिट कर दे, ताकि 370 में से लाख जो आपने देने हैं वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। नेट आप कितने मांगते हो, 270। तो एंट्री बनेगी लाख से ताकि 370 कम हो जाए। इसको बोलेंगे सेट ऑफ, क्या बोलेंगे, रिसीवेबल्स और पेएबल्स को आपस में एडजस्ट कर देना। तो एंट्री क्या बनेगी भाई, ट्रेड पेएबल्स डेबिट एंड ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। कितने से? 100 से। उसके बाद कहता क्या है, एंड मेक अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ 30% टू रिमेनिंग बैलेंस। और सलमान जो हमारा बिजनेस है वो इस रिमेनिंग बैलेंस पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनाना चाहता है। अब देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा, देखो समझना बात को, तवज्जो 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 प्लीज, तवज्जो तवज्जो। अच्छा, अब हमारी एडजस्टमेंट में अब तक ट्रेड रिसीवेबल पहली बार आया ना। अच्छा, तर तवज्जो, एज पर ट्रायल बैलेंस, तवज्जो, ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है 2,970। तो मैं लिख रहा हूँ 2,970 क्या, ट्रेड रिसीवेबल। इसमें से लेस करवाया मैंने क्या, सेट ऑफ 100। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा मेरे पास, 2,870। इस 2,870 के मैं दो हिस्से कर रहा हूं। ये सिखाया मैंने बैलेट के टॉपिक के अंदर आपको, स्पेसिफिक और जनरल। तो अब इसमें 370 किसका बैलेंस है, सलमान का, उसमें 100 हो गया सेट ऑफ, बचा कितना, 270। 270 डेटर क्या कर दिया मैंने, अलग कर दिया। 270 के डेट से अलग हो गए। तो अगर 2,870 में से 270 माइनस करेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा, 2,600। आवाज नहीं आ रही बेटा। अच्छा, अब क्या करना है मैंने, प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन बनाना है बेटा। 270 के ऊपर क्वेश्चन कहता है इस पैसे प्रोविजन बनाओ कितने परसेंट से, 30% से। सुन रहे हो भाई,
270 का 30%, 81। और जो कि जर्नल बैलेंस है, कहता है अ जर्नल प्रोविजन ऑफ 4% ऑफ रिमेनिंग रिसीवेबल्स इज मेंटेन। ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 131,000 वर रिटन ऑफ एंड डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिसीवेबल्स ड्यूरिंग 2018। यानी कि आपने ट्रेड रिसीवेबल्स जो है कितने के, 1,31,000 के, उनको राइट ऑफ किया, और राइट ऑफ करते हुए डेटर अकाउंट का कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया, और रिसीवेबल्स का कर दिया, डेबिट कर दिया। उसकी वजह से आपका बैलेंस क्या हो गया, जो ओपनिंग था ना उससे वो एडजस्ट होकर वो क्या बन गया, नेट होके डेबिट बैलेंस। 131 की एंट्री बन चुकी है, वो बैड डेट जो ड्यूरिंग देयर क्या हो चुका हो, राइट ऑफ हो चुका, उसकी अभी कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं। तो अब आप क्या करें, 2600 का 4% निकालें। अच्छा, टोटल डेटर्स 2870, और 2870 में बनने वाला क्लोजिंग प्रोविजन 104 और 81, 185। 185 हमारा क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये डेटर के टोटल बैलेंस से क्या होगा, लेस होगा। तो एसएफपी में हमारे डेटर की वैल्यू ये जाएगी, कितनी कितनी कितनी, 2600, 2650। ये कहाँ जाएगा, लेकिन अभी एडजस्टमेंट कितने से बनेगी, उसके लिए आप फॉलो करो वन अकाउंट अप्रोच। ठीक है, आप बनाओ अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आप टेंशन नहीं ना, बैलेंस बीडी कहाँ दिया उसने, डेबिट साइड पे, तुम भी लिख दो बैलेंस डेबिट साइड पे कितने से, 45 से। और बैलेंस शीट तुम्हारा क्या आ रहा है, 185। तो बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कॉन्ट्रा है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस वही लिखो जहां पर होना चाहिए। अब सोचो, जरा सोचना, दिमाग चलाने वाला पॉइंट है ये, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए, कि ऐसी क्या एंट्री बनाई जाए 45 भी खत्म हो जाए, और 45 खत्म होने के बाद यहाँ मजीद उतना अमाउंट क्रेडिट हो जितने से आपका बैलेंस शीट क्या हो जाए। 45 को खत्म करना है तो 45 भी डेबिट, 185 क्रिएट करना है तो 185 भी क्रेडिट, दोनों कितने से क्रेडिट, 5 यहाँ गए, कितना हुआ 190, 230 से। तो एंट्री बन रही है 230 से, 230 से इम्पैक्ट जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री बनी बैड डेट डेबिट 230 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट 230 से। कैसे सुन लेना जरा, देखो समझना, मुझे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 45 है, मुझे क्लोजिंग बैलेंस 85 चाहिए, तो मुझे 45 खत्म करना है, तो 45 से प्रोविजन क्रेडिट, 45 से 45 कैंसिल, अकाउंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब मजीद कितने से क्रेडिट करूं, तो 45 से भी क्रेडिट और 185 से भी क्रेडिट, कुल मिलाकर 230 से क्रेडिट। ठीक है जी, तो इसकी एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बैड डेट डेबिट कितने से, 230 से। प्रोविजन क्रेडिट 230। ठीक है बेटा, आमतौर पे बेटा कहाँ प्रोविजन का बैलेंस कहाँ लिखा होता है, अगर 45 इधर लिखा होता तो 45 को 185 बनाना होता, तो एंट्री 185 से नहीं बनती, 140 से बनती। लेकिन ये 45 इधर नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा हुआ, डेबिट साइड पे लिखा हुआ, तो ये 45 खत्म होगा और 185 क्रिएट होगा। तो 45 खत्म करने के लिए 45 डेबिट और एक सॉरी क्रेडिट, और 185 क्रिएट करने के लिए 185 मजीद क्रेडिट, तो इम्पैक्ट कितना बना टोटल, 230। और ये जो एडजस्टमेंट कोशिश की है मैक्सिमम जो आपके साथ क्या हो जाएगा।
अब तो हम करेंगे ना, हम ये नहीं करेंगे, हमने देख लिया बस, बाकी हमने जो कर लिया हम वही करेंगे। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 वो जो क्लास में किए फुल और 2 वीडियो वाले, ठीक है।